हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट और यहाँ पर है वर्कशीट नंबर यहाँ पर 42 और ये है 10 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं जो कि लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में पढ़ रहे थे और यहाँ पर पढ़ रहे थे संस्थाओं का कामकाज, उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम पढ़ना है न्यायपालिका के बारे में। तो यहाँ पर उसके बारे में न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका का क्या क्या कार्य है, तो उसके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। साथ साथ में यहाँ पर जो है आपसे 4 क्वेश्चंस पूछा गया है, तो ये चारों क्वेश्चन को हम अपने पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बतलाया गया है, क्या दिया गया है। तो बच्चे, अगर जो मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप को न्यायालय कहा जाता है। यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से हम समझना क्या है, अदालत क्या होता है। तो अदालत को ही हम न्यायालय भी बोलते हैं। ठीक है, तो अदालत जो होता है, अगर जो हम बात करें कि किसी संस्था, एक ऐसी संस्था होता है जिसके पास क्या होता है, न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारा करने का अधिकार होता है, उन संस्था को हम क्या कहते हैं, अदालत या न्यायालय कहते हैं। ठीक है, और उन्हीं सारे अदालतों को अगर जो हम सारे मिला देते हैं, सारे अलग अलग प्रकार के हमारे देश में अदालत हैं, तो उन सभी को अगर जो एक साथ हम कर देते हैं तो उसको कहा जाता है न्यायपालिका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर न्यायपालिका में कौन कौन से शामिल होते हैं। तो ये है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, राज्यों में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, और जिला में जिला न्यायालय यानी ये जिला न्यायालय होता है। और स्थानीय स्तर पे होता है, जो कि स्थानीय स्तर पे भी न्यायालय होता है, जैसे ब्लॉक में होता है, अनुमंडल में होता है और यहाँ तक कि पंचायतों में होता है, तो उसको स्थानीय स्तर की न्यायालय कहा जाता है। तो ये उसमें शामिल होता है, न्यायपालिका में शामिल होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया, देश में एकीकृत न्यायपालिका है, यानी देश में एक तरह से एकीकृत कहने के मतलब एक तरह से जुड़ा हुआ, आपस यानी एक तरह से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आगे बोला गया है, जिसका मतलब देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है। एकीकृत का मतलब यही यहाँ पर बतलाया गया कि जिसका क्या है मतलब, आनी इसका आनी सर्वोच्च, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट होता है, आनी सर्वोच्च न्यायालय होता है जो कि सर्वे होता है, और उसका आदेश जो है अंतिम आदेश होता है। उसी आदेश को सभी को जो भी फैसला है उसको मानना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात आती है कि ये सर्वोच्च यानी एक तरह से भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको किस किस मामलों का मतलब सुनवाई करती है, किस विवादों को निपटारा करती है। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया गया, देश के नागरिकों के बीच का विवाद और नागरिकों और सरकार के बीच का विवाद, यानी देश के अंदर किसी नागरिक का कोई ऐसा मुद्दा हो, ठीक है, और उसका विवाद ऐसा हो तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी उसका क्या हो सकता है, सुनवाई हो सकता है। ठीक है, उसका विवाद को निपटारा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी छोटे मोटे प्रॉब्लम को भी सुप्रीम कोर्ट में ही ले जाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जो कोई ऐसा मुद्दा हो किसी नागरिक का, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपना याचिका दायर कर सकता है, उसका विवाद वहाँ सुनाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर इसी में दिया गया है, नागरिकों और सरकार के बीच अगर जो कभी कभी क्या होता है कि किसी नागरिक का, बहुत सारे नागरिक हम बात करें तो कोई मुद्दे को लेकर या कुछ ऐसा घोषणा कर दिया गया सरकार के द्वारा जो आम नागरिकों के लिए क्या है, मुश्किल हो जाता है, तो उन स्थिति में क्या होता है, नागरिक क्या करता है, मतलब एक तरह से बाहर आके आंदोलन ये वगैरह वगैरह करना शुरू कर देता है। तो उस तरह के जो केसेस होते हैं, अगर जो हाई कोर्ट चले जाते मतलब सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, तो उसका भी सुनवाई यानी नागरिकों और सरकार के बीच का जो सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दिया गया है, 2 या उससे अधिक राज्यों सरकारों के बीच का विवाद। कभी कभी क्या होता है, दो ऐसे मतलब अलग अलग 2 राज्य में ही आपस में विवाद हो जाते हैं, या कई एक राज्य में विवाद जब हो जाते हैं तो उसका निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट करती है, सर्वोच्च न्यायालय करती है। अब ये किस तरह का जो विवाद होता है, मान लीजिए अगर जो ये कोई 2 राज्य है आपस में जुड़ा हुआ है एक तरह से, तो उसका सीमा विवाद हो सकता है।
ठीक है। उसका अगर जो कोई नदी आ रहा है तो उसका पानी का विवाद हो सकता है कि पानी वहाँ से ज़्यादातर ऊपर में ही रोक लिया जा रहा है। तो उन सारे विवादों को निपटारा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में होता है। ठीक है। ये आगे है केंद्र और राज्य सरकार के बीच का विवाद। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एक दिल्ली से ही इम्पोर्टेंट इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में भी कई एक बार विवादें चलते रहती है। अब कैसा होता है ये, अगर जो केंद्र सरकार में क्या होता है, केंद्र सरकार का ऑर्डर कुछ और ही होता है और राज्य सरकार का उसी मुद्दे पर ऑर्डर कुछ और ही होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है इन दोनों में। तब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस पे हस्तक्षेप करती है, इसके मतलब बीच का विवाद को सुलझाती है। जैसे में यहाँ पर बात किया जाए, आप कभी कभी सुनते होंगे अरविंद केजरीवाल यानी हमारे दिल्ली सरकार और भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी की जो सरकारें हैं उनके बीच कई एक बार विवादें उत्पन्न हो जाती है। तो आपको कई एक बार सुनने मिलता होगा कि इस मुद्दे पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब विवाद का निपटारा करते हैं। ठीक है। आगे यहाँ पर दिया गया है फौजदारी और दीवानी मामले की अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। आनी यहाँ पर देखिए सर्वोच्च संस्था बताया गया है कि आनी फौजदारी यहाँ पर क्या होता है। तो फौजदारी जो होता है, जैसे में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जैसे अगर किसी को मार दिया काट दिया, तो ये सारा क्या होता है, फौजदारी मामला होता है। ठीक है। और दीवानी मामला क्या होता है, दीवानी मामला होते हैं जैसे खेत किसी का मतलब पेपर वगैरह, या किसी का खेत कोई ले लिया जोत लिया, ठीक है, मतलब कोई अपना लिया, तो या किसी का घर कोई ले लिया, ठीक है, या उस तरह के जो कागजात से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं तो उसको दीवानी मामले कहते हैं। ठीक है। तो इन मामले के लिए जो है ये सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ऐसा नहीं, इसका ये जो है छोटे छोटे न्यायालय जैसे जिला न्यायालय में भी हो सकता है, हाई कोर्ट यानी राज्य के जो होते हैं हाई कोर्ट उसमें भी हो सकता है। लेकिन अगर जो वहाँ नहीं हो पाता है तो सर्वोच्च संस्था आखिरी न्यायालय यही है, तो यहाँ पे आया जा सकता है उस मुद्दों को लेके। ठीक है। अगला यहाँ पर बात किया गया है, यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। यानी राज्यों में जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, उसका अगर जो फैसला डिसीजन कुछ सुनाया गया है, ठीक है, तो अगर जो कोई मतलब उसी मुद्दा को अगर जो सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को अगर जो ऐसा लगता है तो उस फैसला को क्या कर सकता है, बदल भी सकता है, उसके खिलाफ सुनवाई भी कर सकती है। ठीक है। तो ये है। अगला आप चलते हैं, यहाँ पर दिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर देखिए न्यायपालिका का मतलब यह है, यानी इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। यानी आप पहले ही पढ़ चुके हैं विधायिका और कार्यपालिका। तो विधायिका और कार्यपालिका क्या होती है, तो ये आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। विधायिका यानी कि विधि को बनाना यानी कानून का निर्माण करना, और कार्यपालिका यानी कानूनों को लागू करना या उस व्यवस्था को चलाना। ठीक है। तो ये इन सारे का न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरह से न्यायालय जो होता है स्वतंत्र होता है। इसी यानी यहाँ पर दिया गया, इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती है। भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को यानी सबसे जो बड़े न्यायाधीश होते हैं, सबसे एजेड जो न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं को क्या किया जाता है, प्रमुख न्यायाधीश बनाया जाता है। अब देखिए बात यहाँ पर जो है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाए या हाई कोर्ट का बात किया जाए, तो वहाँ पर जो जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनमें से एक सुप्रीमो किन्हीं को बनाया जाता है। ठीक है। तो वो जनरली क्या होता है, वरिष्ठ न्यायालय यानी जो सबसे उम्रदराज होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए आगे दिया है, एक बार किसी व्यक्ति का सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। अगर जो किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त कर दिया जाता है किसी न्यायालय में, तो उसे हटाना मतलब एक तरह से बहुत कठिन है। मतलब उसको हटाने के लिए क्या करना होगा,
यानी हमारा जो संसद है, दोनों सदन जो है संसद के, वहाँ पर दो अलग अलग रूप से दोनों अलग अलग सदनों में 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास करना होगा, तभी वो हट सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है। अब यहाँ पर 2/3 बोला गया है, तो ये आप विधायिका में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 2/3 आनी, अगर जो हमारे अगर संसद में, जैसे अगर जो लोकसभा में बात किया जाए तो 500 कितने होते हैं, 52 मेंबर होते हैं, तो उसका 2/3 अगर जो बोल देती है कि हाँ ये सही है, अविश्वास प्रस्ताव में वोट कर देती है, तो वो हट सकता है, अन्यथा नहीं करती है तो नहीं हट सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया न्यायपालिका और भारत का संविधान, यानी न्यायपालिका और यहाँ पर भारत का संविधान से रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। यानी जो है सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि जो संविधान की जो लिखित भाषा जो लिखा गया है वो कम शब्दों में लिखा होता है, एक कठिन शब्दों में लिखा होती है, तो उसकी अगर जो व्याख्या करने की बात आती है किसी मुद्दों को लेके, तो उसकी व्याख्या ये सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कर सकती है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानूनों को अमान्य घोषित कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मुख्य रूप से अगर जो जब भी कभी ऐसा लगता है कि जो है विधायिका या कार्यपालिका क्या कर रही है, संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है, ठीक है, तब ये न्यायालय क्या कर सकता है, यानी उन कानूनों को या उन पे एक तरह से मतलब ये अपील एक तरह से घोषणा कर सकते हैं, या कानून अगर जो लागू किया है तो उसको अमान्य घोषित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, इस तरह किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई तो चुनौती मिलती है, यानी ये इस तरह से या इसको कहा जाता है कि उस तरह से जो भी कानून है उसको एक तरह से चुनौती मिलती है, और तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करती है, यानी एक तरह से जो संवैधानिक वैधता होती है उन अधिकारों में, तो उसको निश्चित करती है, ठीक है। आगे दिया गया है, इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं, यानी जब भी किसी न्यायालय किसी मुद्दे को क्या करती है, समीक्षा करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो न्यायिक समीक्षा किया जाता है, ठीक है, कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बताया है कि जो है संसद जो है, हमारे जो भारत का जो संसद है, वो संविधान के मूलभूत कहने का मतलब होता है कि जो संविधान का जब निर्माण हुआ था, तो उस समय जो बातों को लिखा गया था संविधान के अंदर, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, यानी उसको एक तरह से बदला नहीं जा सकता है संसद के द्वारा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए दिया गया है न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। अब यहाँ पर है मौलिक अधिकार, तो आपको पता है कि ये लोगों को मौलिक अधिकार मिला हुआ होता है, उसी को मौलिक अधिकार कहते हैं। तो यहाँ पर भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है। यानी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकते हैं, यानी जब भी किसी नागरिक को किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति, समाज या लोगों के द्वारा या सरकार के द्वारा जब भी ऐसा उन व्यक्तियों को लगता है, जब भी ऐसा लगे कि हमारा अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, छीन हो रहा है, तो वो क्या हो सकता है, न्यायालय का शरण ले सकता है। यहाँ पर आगे दिया गया है कि हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। इन्हीं वजह से लोगों न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास करते हैं। आप जानते हैं कि जो जैसे में हम सामाजिक का बात करें या मानवाधिकार का बात करें, तो अभी अभी कुछ पहले निर्भया केस का अभी जनवरी फरवरी में कोरोना पीरियड में ही या शायद मार्च में उसे क्या दिया गया, फांसी दिया गया।
ठीक है, यानी वो 4 लोगों को क्या है, फांसी। तो ये एक तरह से ये सार्वजनिक मुद्दा था, मानवाधिकार का मुद्दा था। तो इन सारे मुद्दों को लेके जब इसे एक सही मतलब डायरेक्शन में एक सही व्यक्ति को, मतलब जो गलत व्यक्ति था उसको फांसी दिया जाता है, तो लोगों में इस तरह से न्यायालय के प्रति क्या होता है, विश्वास उत्पन्न होता है कि नहीं, हमारा न्यायालय जो है उचित काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये है। तो अब आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो चलते हैं हम अपने पीडीएफ की ओर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, न्यायपालिका किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन सी न्यायालय शामिल होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, भारत में विभिन्न स्तर पर मौजूद अदालत यानी न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय सम्मिलित होते हैं। तो ये आपका पहला का उत्तर हो गया। दूसरा का यहाँ पर उत्तर है भारत क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले की सुनवाई होती है। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में निम्न मामलों की सुनवाई होती है। पहला यहाँ पर है देश के नागरिकों के बीच का विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच का विवाद, 2 या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच का विवाद, केंद्र और राज्य सरकार के बीच का विवाद, और यहाँ पर दिया गया लास्ट में यहाँ पर है, यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील का सर्वोच्च संस्था होता है, यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। तो ये सारा आप इसको दे सकते हैं। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है। तो इसका उत्तर देंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका बिना विधायिका या कार्यपालिका के दबाव में आए काम करती है। यानी यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है किसी भी बाहरी दबाव यानी सरकार के दबाव में आए बिना काम करती है, तो उसे स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया गया है, आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, जब भी कभी नागरिकों का अधिकार किसी व्यक्ति, समाज या सरकार द्वारा हनन किया जाता है तो वह न्यायालय का शरण ले सकता है। इसीलिए न्यायालय नागरिकों का अधिकारों के रक्षा के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से आपका वर्कशीट कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।